अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर है 3 और पेज नंबर है 50 और जिसका टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड को जो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो ब्लड हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं और एक्सोक्राइन होते जो कि डायरेक्टली जो है वो डक्ट में सिक्रीशन करते थे हार्मोन्स की। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की, लेकिन वो हर वक्त जो है वो सिक्रीशन नहीं करते हैं। वो हर वक्त सिक्रीशन नहीं करते हैं। जब भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है ये उसकी सिक्रीशन तब होती है। तो ये जो तमाम फंक्शन है ये कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से। इसको अगर हम देखेंगे, इसकी टाइप्स को, उसकी एग्जांपल को, फिर हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म, इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स होती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास अगर एक प्रोसेस जो है वो इंक्रीज करता है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। नेगेटिव फीडबैक में एक प्रोसेस के इंक्रीज करने से दूसरा प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जबकि मैं पॉजिटिव फीडबैक की अगर बात करूं तो इसमें हमारे पास प्रोसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। ये फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड। ये बात आपने याद रखनी है। नेगेटिव फीडबैक में अगर पहला प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, जबकि पॉजिटिव में हमारे पास अगर पहला इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी प्रोसेस जो है वो इंक्रीज करता है। इसको अगर हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू ये किस तरह से होता है। ये हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होगा, ये पहले आपने इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। आपको पहली ही लाइन पे पेज नंबर 51 पे द नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस। मतलब आउटपुट क्या करता है, मतलब हार्मोन्स की सिक्रीशन दूसरे को इनहिबिट कर देती है, दूसरे प्रोसेस को, या फिर डिक्रीज कर देती है। दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न द कंडीशन टुवर्ड्स द नॉर्मल वैल्यू। एग्जांपल इसकी क्या है, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जांपल आपकी दी हुई है, ये जो हमने पैंक्रियाज में पढ़ा था, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और ग्लूकागोन की इंसुलिन की और ग्लूकागोन की। लेट्स सपोज कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो गई। सपोज करते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है और हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे जो पैंक्रियाज है वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। अच्छा, अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है बॉडी में, तो क्या हुआ, पैंक्रियाज ने रिलीज की इंसुलिन। अब जैसे जैसे इंसुलिन बॉडी में बढ़ती जा रही है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इवन कि ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल कितनी होती है बॉडी में, 80 से 120। ठीक है जी, ग्राम 100 ml में हमारे पास ये होती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास
नॉर्मल कंडीशन आ गई ग्लूकोज की, तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, इनहिबिट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रोसेस के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज करता है। इवन ये जब नॉर्मलाइज कंडीशन आ जाती है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं बात करूं ग्लूकागोन की, तो ग्लूकागोन में भी हमारे पास इसी तरह से होगा कि अगर हमारे पास जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अब हाई होगी, तो लो होगी बॉडी में, दैट्स सपोज कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में लो है, तो हमारे पैंक्रियाज जो है वो रिलीज करेंगे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है उसको सॉरी जो हमारा लिवर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि आपने जो है ग्लूकोज की सिक्रीशन करनी है बॉडी में, और बताएगा कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में लो है, इसलिए इसकी जो है वो सिक्रीशन शुरू कर दो। अब क्या होगा कि ग्लूकागोन जो है वो सिक्रीशन शुरू कर देगा किस चीज की, ग्लूकोज की बॉडी में। ठीक है जी। अब ग्लूकागोन बढ़ता जा रहा है बॉडी में, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो भी नॉर्मलाइज होती जा रही है। पहले लो होती जा रही थी, अब हाई होना शुरू हो गई है। हाई होते होते एक ऐसा पॉइंट आया कि वो नॉर्मलाइज हो गई है। जैसे ही ग्लूकोज जो है बॉडी में गया है, ग्लूकागोन बॉडी में गया है, ग्लूकागोन ने नॉर्मलाइज की है इस बॉडी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। ग्लूकागोन की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी, ग्लूकागोन जो है वो सिक्रीशन अपनी खत्म कर देगा जब बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्लूकागोन कब सिक्रीशन शुरू कर रहा है, जब हमारे पास यहाँ पे लो थी अमाउंट ग्लूकोज की, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो फिर ग्लूकागोन जैसे बढ़ता है हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज की। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आया जब ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, तो फिर क्या हुआ, ग्लूकागोन ने अपनी सिक्रीशन खत्म कर दी। अब मैं अगर बात करूं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो सॉरी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक प्रोसेस के बढ़ने से दूसरा प्रोसेस भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। मतलब एक प्रोसेस जो है वो बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ना शुरू कर देता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है, एग्जांपल इसकी क्या होगी, जैसा कि इन्फेंट है वो सकलिंग करता है, इन्फेंट सकलिंग एक्शन, इन्फेंट का सकलिंग एक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब इन्फेंट जो है वो जैसे जैसे सकलिंग इंक्रीज करता है तो मदर हार्मोन कौन सा, जो मिल्क प्रोडक्शन करता है, मदर मिल्क, वो भी इंक्रीज करता है। जैसे जैसे इन्फेंट सकलिंग करता रहता है तो मिल्क हार्मोन भी इंक्रीज होता जाता है और मिल्क की प्रोडक्शन करता जाता है। अगर इन्फेंट जो है वो सकलिंग को डिक्रीज करना शुरू कर दे तो हार्मोन भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यही बात कि पॉजिटिव फीडबैक में एक प्रोसेस बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होता जाता है। ठीक है। अब अगर बात की नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आएगा कि नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स कौन कौन सी हैं। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हमारे पास हो गई थी, यहाँ पहले लिख देता हूँ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। अब डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम मैंने आपको पहले बताया हुआ डिस कहते हैं हमारे पास जो जब फंक्शनिंग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, फंक्शनिंग में कोई चेंजिंग आ जाती है, ऑर्डर में ऑर्डर चेंज। ठीक है, मतलब चेंजिंग आ जाना, एक तरतीब में एक ऑर्डर में चेंजिंग आ जाना, इस जो है वो नेगेटिव मानों में आ जाता है। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हमारे पास जो है दो टाइप के आ जाती है। एक को कहते हैं कि वेस्कुलर डिसऑर्डर,
डिसऑर्डर और एक होती है फंक्शनल डिसऑर्डर। अब वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है ये किस तरह से होती है? वेस्कुलर डिसऑर्डर हमारे पास ये तब होगी जब हमारी बॉडी में ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाएंगी, या ब्लड वेसल में कोई क्लॉटिंग हो जाएगी, या ब्लड वेसल्स की ये प्रॉब्लम है, डिस्टरबेंस हो जाएगी ब्लड वेसल में, डिस्टरबेंस इन ब्लड वेसल। अगर मैं बात करूं फंक्शनल डिसऑर्डर की, तो उसमें हमारे पास ये डिसऑर्डर है नर्व इंपल्सेस की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नर्व इंपल्सेस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। नर्व इंपल्सेस एक्सेस अमाउंट में डिस्चार्ज होती हैं, प्लस एक्सेस अमाउंट में डिस्चार्ज होने के साथ साथ अबनॉर्मल जो है वो नर्व इंपल्सेस जनरेट होती है। मतलब इसका इसमें भी हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस इन नर्व इंपल्सेस, disturbance in generating nerve impulse। ठीक हो गया जी। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक वेस्कुलर डिसऑर्डर आ गया, एक फंक्शनल डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस इन ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, और फंक्शनल डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस इन जनरेटिंग द नर्व इंपल्सेस। अब वेस्कुलर डिसऑर्डर में हमारे पास जो डिजीज आ जाती है उसको कहते हैं पैरालाइसिस, पैरालाइसिस। और जो हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर में डिजीज आ जाती है उसको कहते हैं एपिलेप्सी। इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टर्बेंस इन ब्लड वेसल्स में, तो इसमें हमारे पास एपिलेप्सी में होता क्या है कि एपिलेप्सी में हमारे पास जो है मसल्स का एक ग्रुप या एक से ज्यादा ग्रुप जो है वो अपनी फंक्शनिंग खत्म कर देते हैं, उनकी फंक्शनिंग रुक जाती है। ठीक है जी। पैरालाइसिस में एक ग्रुप या एक से ज्यादा मसल्स का ग्रुप उनकी फंक्शनिंग रुक जाएगी। तो मैं वन बाय वन इसको हम लिख के डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस होगा। पैरालाइसिस। और पैरालाइसिस में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर देन वन ग्रुप ऑफ मसल्स। जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा मसल्स के ग्रुप जो है वो अपनी फंक्शनिंग को रोक देते हैं, अपनी फंक्शनिंग लॉस कर देते हैं, तब ये पैरालाइसिस डिजीज जो है वो होती है। ये होती क्यों है? जब नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। ये लॉस क्यों होता है? जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। ये होगा तब जब डैमेजिंग नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम डैमेज कब होता है? नर्वस सिस्टम कब डैमेज होगा? जब ये होता क्यों है? ये होता है कि हमारे पास स्ट्रोक की वजह से, मतलब रप्चर इन ब्लड वेसल। हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली वजह क्या है इसकी, रप्चर इन ब्लड वेसल। ठीक है। और नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल। और नंबर 3, जब पोलियो वायरस जो है वो सेक्रीट करता है बॉडी में, जो है वो पॉइजनस को रिलीज करना शुरू कर देता है, पॉइजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस करता है पॉइजन को बॉडी के अंदर।
ठीक है, तो ये वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास या तो बॉडी का पूरी बॉडी डैमेज पैरालाइज हो सकती है, या बॉडी का कोई पार्ट जो है या बॉडी की एक साइड जो है वो पैरालाइज हो सकती है। अगर मैं बात करूँ, अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में हमारे पास क्या होगा? एपिलेप्सी हमारे पास जो डिसऑर्डर है हमने देखा था, ये नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर है, नर्व इंपल्सिस की, जिसमें अबनॉर्मल नर्व इंपल्सिस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है एक्सेस अमाउंट में। एपिलेप्सी एपिलेप्सी में क्या हो रहा है कि इसमें जनरेट होती हैं अबनॉर्मल नर्व इंपल्सिस, अबनॉर्मल जनरेट होती हैं, प्लस और क्या होता है वो एक्सेस अमाउंट में होती हैं, एक्सेसिव अमाउंट में होती हैं। ठीक है जी। अब इससे होगा क्या? अब इससे बॉडी में ये होगा कि ये जो होता है इसमें सीजर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। सीजर अटैक मतलब सीजर अटैक कहते हैं अनप्रोवोक्ड सीजर अटैक, मतलब मिलिट्री के दौरे पड़ना। ठीक है जी। सीजर अटैक मतलब मिलिट्री के दौरे पड़ना, इसमें सीजर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि बंदा जो है ये नॉर्मल स्टेज में होता है, और ये नॉर्मल जो है हमारे पास सीजर अटैक कब होगा? ये टेम्परेरी स्टेज होती है और ये हमारे पास परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम बाद जो है बंदा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये होता क्यों है? ये मोस्टली होती है जेनेटिक, ये जेनेटिक होता है। एपिलेप्सी मोस्टली जो है ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एपिलेप्सी मोस्टली जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाती है। अब इसमें होगा क्या कि वो कहता है मोस्टली जो इसमें डैमेज होते हैं वो 40 इयर्स जो एज है इससे ज़्यादा के, और उनमें जो है ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से उनमें भी होता है 40 इयर्स एज प्लस, और ये वजूहात हो सकती है और इसकी सीजर अटैक की ब्रेन ट्यूमर और मे बी बाय ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अब ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी ये हो सकता है एपिलेप्सी। अब वो कहता है कि एपिलेप्सी का अभी तक कोई इलाज जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन मेडिसिन के जरिए से इसके जो सीजर अटैक है उनको कम किया जा सकता है, सीजर अटैक को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है जी। अब एक और चीज वो बताता है, वो कहते हैं कि जब किसी बंदे को सीजर अटैक होता है, मतलब मिलिट्री का दौरा पड़ता है, तो उस बंदे से जो स्पोन हो गया या नाइफ वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ों को दूर रखना चाहिए, और ना ही उसके मुंह में ऐसी कोई चीज़ रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त अबनॉर्मल स्टेट में होता है, उसको नहीं पता होता कि वो करता क्या है। वो क्या होगा जब आप उसके मुंह में कोई स्पोन वगैरह रखोगे तो वो क्या करेगा, उसको चबाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी ज़ुबान जो है वो डैमेज हो सकती है, अंदरूनी कोई भी पार्ट जो है माउथ का वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो है इसके एमसीक्यूज वो आप लोगों ने सोल्व करने हैं, और जो एमसीक्यूज आपसे ना सोल्व हो या समझ ना आए आपने उसको कमेंट में भेज देना है, लेकिन कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज को खुद सोल्व करो। जो आंसर में एमसीक्यूज की प्रॉब्लम आए तो आपने कमेंट में भेजना है, मैं उसका आंसर आपको बाद में उसकी डिटेल के साथ बता दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।